नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। अब वो बच्चा जो सीएमए फाइनल ग्रुप 3 को टारगेट कर रहा है दिसंबर 2026 के अंदर, अब इसके अंदर कौन कौन आता है मैं आप लोगों को सीधी सी बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स से अगर मानो किसी बच्चे ने ग्रुप 4 दिया है और वो कॉन्फिडेंट है कि मेरा ग्रुप 4 कंप्लीट हो जाएगा एंड इट इज़ जस्ट ग्रुप 3 जो बाकी है, तो अब उसको क्या क्लियर करना है, ग्रुप 3 क्लियर करना है दिसंबर 2026 के अंदर। तो उसके लिए ये वीडियो रिलीवेंट है, 110% रिलीवेंट रहेगी, जिसका सिर्फ ग्रुप 3 लेफ्ट है। या फिर ऐसा बच्चा जिसने ग्रुप 4 दिया है, पेपर अच्छे नहीं गए हैं, चांसेस है कि शायद पास भी हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ, ठीक है, बट अब दिसंबर में तो पक्का पास होना है। तो ऐसा बच्चा जो ग्रुप 4 बहुत ज़्यादा पढ़ चुका है, अब फिर से ग्रुप 4 अच्छा नहीं जाने की वजह से पूरा वही सब्जेक्ट नहीं पढ़ते बैठना है, ग्रुप 3 की भी पढ़ाई शुरू करना है और किस तरीके से दिसंबर 2026 के अंदर पूरा का पूरा सीएमए कंप्लीट बन के बाहर निकलना है। वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव 180 डेज इन योर हैंड। अब ये 180 दिन डिसाइड करता है कि तुम्हारे नाम के आगे सीएमए लगेगा या नहीं लगेगा। तो व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं आपको बात करूंगा स्ट्रेटेजी के बारे में, एंड अज्यूमिंग कि आपको कुछ भी नहीं पता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सारी की सारी बातें। लेट्स से ग्रुप 3 हमने कब शुरू करना चाहिए पढ़ना, बिफोर रिजल्ट। बिफोर रिजल्ट क्यों, मान के चलो आपने ग्रुप 4 दिया है और जब आप लोगों ने ग्रुप 4 का एग्जामिनेशन दिया, आपको डाउट है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ग्रुप 4 क्लियर होगा या नहीं होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन तुम्हारा दिमाग क्या बोलेगा पता है, यार ग्रुप 4 हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, अभी थोड़ी सी मेहनत कर लूंगा तो ग्रुप 4 को निकाल ही दूंगा। लेकिन अगर आप शाने हो तो आप क्या करोगे, ग्रुप 4 का रिजल्ट आएगा तब तक सब लोग वेट करेंगे। सही बंदा वो होता है जो ग्रुप 3 की स्ट्रैटेजी अभी से बनाता है और अपने रिजल्ट के पहले प्रिपेयर करता है। क्यों, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना तब तक आप लोग ग्रुप 3 को ऑलमोस्ट डन कर चुके होगे, ठीक है, या आधे से ज़्यादा ग्रुप 3 आपने निपटा दिया होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, रिजल्ट आने के पहले ही आपके ग्रुप 3 की प्रिपरेशन को शुरू करना है। सर ग्रुप 3 के अंदर आपका एक पेपर होता है लॉ का, दूसरा होता है एसएफएम का, तीसरा आपका होता है डीटी का और चौथा आपका होता है एससीएम का। अब हम लोग परफेक्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करने वाले, किस तरीके से आप लोगों ने अपनी एग्जाम के लिए अपियर करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सर अगर आप चाहते हो कि दिसंबर 2026 के एग्जाम के अंदर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो सर हमारे पास क्या है, आपको सबसे पहले टाइम लिमिट बता रहा हूँ मैं, सितंबर 2026 तक आपके सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप अगर अपनी शुरुआत जून में कर दो, या अगर आप नहीं कर रहे हो जुलाई में भी कर रहे हो, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, आप अपनी शुरुआत कर लेना जून या जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर। और जैसे ही आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया, सितंबर 2026 तक आपके क्लासेस कंप्लीट होने चाहिए। सर कैसे कंप्लीट हो सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। हर वो बच्चा जो आर्टिकलशिप कर रहा है, ऐसा बच्चा जो आर्टिकलशिप नहीं भी कर रहा होगा ना, आप लोग भी किस तरीके से अपने एग्जाम के रिजल्ट को बदल सकते हो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर समझो पहले कि बाय द एंड ऑफ द सितंबर आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है, 100% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब तक, सितंबर तक। इसके बाद में सर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इट्स अ डिटेल रिवीजन, जहां पर आप रिवीजन भी करोगे, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाओगे, आप मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देखोगे और आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करोगे, थोड़ी 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 थोड़ी, हर एक सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्या होना है, अप्रोच बदलना पड़ता है, कहीं पे स्पीड मैटर करता है, कहीं पे आपको चीज़ों को याद रखना पड़ता है, कहीं पे आपका राइटिंग प्रैक्टिस मैटर करता है, तो वो मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बताऊंगा। और सर जैसे ही अक्टूबर के अंदर हमने बहुत ही डिटेल में सारे सब्जेक्ट को जो अभी तक पढ़ा है उसको एक बार बहुत अच्छे से क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, इसके बाद में इन द मंथ ऑफ नवंबर अब क्या करना पड़ेगा, आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। तो सर जब मॉक टेस्ट पेपर आप देते हो ना एग्जाम सिचुएशन में आके, भले आपने एग्जाम सेंटर नहीं है, सर नवंबर में कैसे जाएंगे पेपर लिखने के लिए, मैं आपको एग्जाम सेंटर दिलवाता हूँ, मैं आपको एग्जाम सेंटर दिलवाता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिलवाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, तो दैट वो एग्जाम का प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा। और अगर आपने वहां पर एग्जाम को लिख दिया तो मार्क माय वर्ड, आप एग्जाम हॉल में सब कुछ छोड़ कर आओगे। अब सर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हवाई बातें नहीं करने वाले हम लोग, पूरा लॉजिकली बात करने वाले, कितने कौन से सब्जेक्ट को कितना समय लग सकता है। लॉ विल टेक 130 आवर्स, अगर आप मेरा लॉ का सब्जेक्ट लेते हो इट विल टेक 130 आवर्स इंक्लूडिंग द क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच। एसएफएम विल टेक 140 आवर्स मिनिमम, 140 आवर्स आपका एसएफएम का लेक्चर जाएगा। सर डीटी विल टेक ऑलमोस्ट 150 आवर्स, एंड सर इसके अलावा एससीएम विल टेक 160 आवर्स। तो बोलने का मतलब क्या है, टोटल कितने हैं, 580 आवर्स। अब आपने शुरू किया इन द मंथ ऑफ जुलाई और आप 26, और आपको ये कंप्लीट करना है बाय द सितंबर 26,
तो सर आपको डेली कितना पढ़ना पड़ेगा? तो बेटा डेली आपको पढ़ना पड़ेगा, 90 डेज है आपके पास और 580 आवर्स है। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको निकल के आएंगे 6.5 आवर्स, 6.5 घंटा। अब सर 6.5 घंटा कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप लोग आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हो, आपका मतलब क्या हो चुके हैं, आपके पास प्रॉपर प्योर टाइम है, 6 महीने आप सिर्फ मिलकर पढ़ाई कर सकते हो, तो बेटा आप 6.5 आवर्स तो क्या करो, डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ो। और मैं बोलता हूँ रेदर देन 6.5 आवर्स आप चारों सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर देखो एक दिन में। तो बाय द एंड ऑफ जब आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपका ग्रुप 3 प्रिपेयर रहेगा। लेकिन जनरली हमने बोला था हमारे प्लान को बड़ा प्रैक्टिकल रखते हैं, और प्रैक्टिकल रखने के लिए जाऊँ मैं तो ऐसे वाले केस में 2 बच्चे हैं हमारे पास। एक वो बच्चा है जिसका क्या हुआ है, आर्टिकलशिप चल रहा है, और ऐसा बच्चा है जिसका आर्टिकलशिप नहीं चल रहा है। तो जिसका आर्टिकलशिप चल रहा है या जो कहीं पे जॉब कर रहा है, जो कहीं पे वर्किंग है, आपके ऊपर बहुत सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको भाई 6 घंटे तो निकालने पड़ेंगे। अब वो कैसे निकालोगे? आप लेट से 9 बजे ऑफिस में जाते हो, सुबह 4 बजे उठो और आप 4 बजे से लेकर पढ़ना शुरू कर दो, कितने 7 बजे तक। आप आर्टिकलशिप से आते हो, उसके बाद में भी 2 घंटा निकालो और पढ़ो। रिवीजन नहीं किया चलेगा, लेकिन डेली बेसिस पे पढ़ो, डेली बेसिस पे उसके नोट्स बनाओ, ठीक है। ये होना चाहिए, कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने चाहिए। डाउट हो रहे हो तो फैकल्टी को, रिस्पेक्टिव फैकल्टी को मेल करो, उनको पूछो। और दूसरा बात क्या होता है, डेली बेसिस पे टॉपिक को कंप्लीट करो, नोट्स बनाते जाओ। ये आपका हो गया क्या टारगेट। और जो बच्चे आर्टिकलशिप नहीं कर रहे, आपने 6 घंटे ये तो पढ़ना ही हो, साथ ही साथ में 4 साढ़े 4 घंटे रिवीजन भी लगाना है। प्रॉब्लम इज़ नॉट अ सिलेबस, कभी भी याद रखना, सिलेबस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि सर इतना बड़ा सिलेबस नहीं। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम इज़ कंसिस्टेंसी। आज तुम बोलते हो हम लोग पढ़ेंगे और बाद में तुम अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ देते हो। बिकॉज तुम कंसिस्टेंसी को तोड़ते हो, यू फेल एट योर फर्स्ट इंस्टेंस। बोलते हैं ना, सुबह जब हमारा बेल बजता है और इफ़ अगर आप स्नूज वाले बटन को क्या करते हो, ड्रैग कर लेते हो, यू फेल एट अ फर्स्ट इंस्टेंट इन द मॉर्निंग, कि तुमको उठना था और तुम्हारी नींद तुम पे हावी हो गई, तुम उठे नहीं। उसी तरीके से अगर तुम लोगों को, आपने डिसीजन लिया है कि मेरे को पढ़ना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द प्रॉब्लम, सिलेबस इज नॉट अ प्रॉब्लम। कितना भी बड़ा सिलेबस हो, आईएएस का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं यार लोग, कैसे करते हैं? कंसिस्टेंसी के साथ में। विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट सक्सीड। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब सर 3 फेज में डिवाइड करता हूँ मैं, जो भी बच्चे, कि आप अपने सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करोगे। सबसे पहले फेज नंबर 1, यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए 100% सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर। सर मतलब जैसे जो बच्चा आर्टिकलशिप नहीं कर रहा है, जो बच्चा जॉब नहीं कर रहा है, आपके लिए कंडीशन है कि आप लोग डेली बेसिस पे क्या करो, आप डेली बेसिस पे 4 घंटा नहीं, चारों सब्जेक्ट को पढ़ो। चारों सब्जेक्ट को आपको डेली 4 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। लेकिन सर वो बच्चा जो आर्टिकलशिप कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, लेट से जुलाई के महीने में आप 2 सब्जेक्ट उठा लो, वन इज योर लॉ, वन इज योर एसएफएम। इजी, एक प्रैक्टिकल एक थेरी। सुबह सुबह थेरी उठा लो, नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ भी के साथ में कनेक्ट करके पढ़ाऊंगा, है ना। एक्चुअली वर्किंग कैसे होता है वो पता चलेगा, कंपनी में भी वर्ड बढ़ेगा तुम्हारा। और दूसरा एसएफएम, बाय द एंड ऑफ द डे आराम से सॉल्विंग करो, चीज़ों को समझो, क्योंकि जब तुम्हारा हाथ वगैरह चलते रहता है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, तुम लोग सोते नहीं हो, है ना, आलसी नहीं होते हो। उसके बाद में सर अगस्त का पूरा महीना डाल दो, सुबह और शाम मिला के डीटी कंप्लीट करो। और उसके अलावा जो आपका सितंबर का महीना है, यहाँ पे आप अपना एससीएम कंप्लीट करो, और साथ ही साथ में जो कुछ बैकलॉग लगा होगा जो आपने कंप्लीट पहले नहीं किया है उसको कंप्लीट करो। तो यहाँ पर मैंने आपको एक प्लान बता दिया कि कैसे तुम सितंबर तक तुम्हारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि सी वेरी प्रैक्टिकल, मैं आपको बिल्कुल भी है ना ब्लफ करके नहीं बोलूँगा कि 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ो। यार तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी चीज़ों को एक साथ में मैनेज कर रहे हैं। और जब हम लोगों को पढ़ना पड़ता है तो हमारे पास 2 ही समय होता है, एक बाद में और एक पहले, तो वही आपको भी अपनाना पड़ेगा। देखो यार, जब बात रेपुटेशन की है, बात इमेज की है, बात पर्सनल नेम बिल्डिंग की है, क्योंकि सीएमए लगने के बाद में यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। जो लोग अभी तुमको धिक्कार रहे होगे वो तुमको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके लिए पहले अपने को भी तो मेहनत करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए मैं बड़ा सिंपल बता रहा हूँ कि आपको अपने जॉब के साथ में करना है, तो जुलाई महीना आप टारगेट रखो लॉ एसएफएम का, आप चेंज कर सकते हो, लॉ एससीएम वगैरह कर सकते हो, लॉ डीटी के लिए पूरा 1 महीना दो, सुबह शाम दिन में डीटी घूमना चाहिए। और तीसरा फिर आपने एससीएम प्लस बैकलॉग सितंबर। यहाँ पर आपका काम क्या है, ओनली 1 वर्क, कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए, नोट्स मेकिंग परफेक्ट होनी चाहिए, और क्वेश्चन सॉल्विंग साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, जो टीचर लोग क्लास के अंदर ही कराते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका फेज नंबर 1। यहाँ पे बिल्कुल भी रिवीजन का टेंशन मत लो। अगर आप कौन से बच्चे हो जो आर्टिकलशिप वगैरह कर रहे हो, लेकिन जो बच्चे आर्टिकलशिप नहीं कर रहे, बेटा ढोक लो इधर, देखो आपको चारों सब्जेक्ट के साथ में रिवीजन भी लगाना है।
अब जो फेज 2 में, अब तुम ये मत सोचो यार जो आर्टिकल नहीं कर रहा है वो तो मस्त रिवीजन कर रहा है, लीव इट, मैं तुम्हारे हिसाब से भी प्लान बता रहा हूँ। अक्टूबर महीना, दिस इज कंप्लीट होल सिलेबस। अब पूरा सिलेबस का एक डिटेल रिवीजन होगा, डिटेल रिवीजन मंथ इसको मैं बोलता हूँ, जिसमें आपको एसएम जो अपना एसएफएम है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर, केस स्टडी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा आपको। इट इज़ एग्जाम हॉल प्रिपरेशन की। एग्जाम हॉल में जाते वक्त मेरे को क्या क्या याद होना चाहिए, उस सारी चीज़ों का प्रिपरेशन तुम लोग करोगे कहाँ पे, अक्टूबर के महीने में। यहाँ पर तुम लगाओगे ABC एनालिसिस, कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन लेस इंपॉर्टेंट है, कौन बहुत कम इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर देखो, कभी भी हमेशा याद रखना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सिलेबस। The only thing, you don't understand the syllabus, you don't go in the right direction, that's the problem. You fail because you put your energy where there is no need and you are not putting the energy where is required. समझ में आ रहा है? तो सर अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करो, अब 30 दिन तक डेली 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो। एसएफएम में आपके कैलकुलेशन की स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। डीटी में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और बेटा एससीएम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन का स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं जो प्रणय सर देते हैं, इस बार उनका पेपर भी ऑलमोस्ट एग्जाम में था, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फेज नंबर 2। जैसे आपका फेज नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, अब आता है फेज नंबर 3। सर फेज नंबर 3 में क्या होना चाहिए, 2 मॉक टेस्ट पेपर। सी वेरी सिंपल, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, और जब ये बात मैं बोलता हूँ बच्चों को बुरा लगता है कि यू क्लियर योर एग्जाम, मतलब आप पास हो जाओगे इन 3rd अटेम्प्ट, आप अपने 3rd अटेम्प्ट में पास होते हो। अब ऑप्शन आपके पास है, 3rd अटेम्प्ट आपने एग्जाम हॉल में ही देना है, सारे 3 के 3 अटेम्प्ट आपने एग्जाम हॉल में देना है, या फिर सर 2 अटेम्प्ट हम दे देंगे अपने घर पे और 1 दे देंगे एग्जाम हॉल में, दैट्स इट, चॉइस इज योर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट एग्जाम टाइमिंग पर आप मॉक टेस्ट पेपर लिखो, एग्जाम वाला प्रेशर फिर होना चाहिए, एग्जाम का स्टिमुलेशन होना चाहिए, सिमुलेशन होना चाहिए। अब सर ये कैसा हो सकता है, गो एंड ज्वाइन द लाइब्रेरी और गो एंड ज्वाइन द प्लेस, जो पब्लिक प्लेस होता है जैसे कोई मंदिर वगैरह पे जहाँ पे काफ़ी लोग पढ़ाई करते हैं शांति से, ठीक है, वो दे उसी समय में जिस समय में आपका एग्जाम होने वाला है। और जैसे पेपर में कोई गैप नहीं होता है, तो आपको भी एग्जैक्टली वैसे ही, मतलब ग्रुप 1 का सब्जेक्ट, ग्रुप 2 का सब्जेक्ट, अगर 2 ग्रुप दे रहे हो तो उसी तरीके से प्लान करो विदाउट गैप। और अगर 1 ग्रुप दे रहे हो तो 1 दिन अल्टरनेट का गैप रख के, और आप एग्जैक्ट उस सिचुएशन में बैठ के आप अपने पेपर को लिखो। इमेजिन दिसंबर इज डन, एक बार आपका दिसंबर का एग्जाम हो गया, यू आर डन विथ योर एग्जाम, द ईयर इज एंड एंड यू नीड नॉट टू लुक बैक। क्यों? क्योंकि ईयर एंड साइमल्टेनियसली और कोर्स इज ऑल्सो एंड। अगर तुम पीछे देखते हो जीवन में फिर भी कभी, तो क्यों देखोगे, बिकॉज यू टेकन अ डिसीजन इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, है ना, बिकॉज यू कट आउट ऑल द एक्सक्यूजेस, बिकॉज यू चूज द कंसिस्टेंसी। तो पीछे देखने के रीज़न ये होने चाहिए कि मैंने जून जुलाई में आज ये वीडियो देखा है ना, मैंने मेरा डिसीजन लिया। मैं बोलता हूँ मैजिक हैपन एवरी सिंगल सेकंड। अगर अब भी सोचोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, नहीं सोचोगे कुछ नहीं होने वाला है। सोच लो, है ना, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, तो सोच लो। तो डिसीजन तुमने लिया था इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, सारे एक्सक्यूजेस को हटाया था, कंसिस्टेंसी को चूज किया था, एंड यू आर CMA नाउ। लेट्स योर पेरेंट्स फील प्राउड, है ना। अपनी प्रोफाइल को ऐड कर चेंज करोगे लिंक्डइन के ऊपर, नाम के आगे CMA लिखोगे, फर्स्ट जॉब लगेगा, फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा, फुल रिस्पेक्ट मिलेगा। बट दिस इज ऑल हैपन आफ्टर, मेक श्योर द डिसम्बर इज योर लास्ट अटेम्प्ट, दिसंबर आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। तो CMA इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टडी, इट इज़ अ कंप्लीट स्ट्रेटजी, राइट डायरेक्शन एंड द रिजल्ट डेट, यू विल बी बिकम CMA। अब सर इसके लिए यहाँ पे आके अब मैं थोड़ा सा मेरा प्रमोशन भी कर लेता हूँ, एंड इट्स नॉट बिकॉज हम लोग ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, CMA के लिए इंडिया लेवल पर एक्सक्लूसिवली एक तो हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, सारे रिवीजन, डिटेल रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच, ऑडियो रिवीजन, एग्जाम ओरिएंटेड बैच, रेगुलर बैच, एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। अब आप लोगों ने क्या करना है, इफ़ यू वांट, तो फॉर लॉ आपके पास मेरा ऑप्शन है CS सतीश भारती, है ना। आप मेरे रिवीजन लेक्चर देखो, वहाँ पे बच्चों के रिव्यू पढ़ो, या जनरल गाइडेंस वीडियो देखो, आपको वहाँ पे बच्चों के मेरे बारे में रिव्यू मिलेंगे। इसके अलावा गाइज फॉर SFM वी हैव उत्कर्ष सर, उत्कर्ष मेहता सर। देन फॉर DT गाइज वी हैव विजय सारडा सर, द विजू भैया ऑफ योर, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास SCM के लिए है गाइज हमारे पास
प्रणय गनगन सर, द मोस्ट डायनामिक एंड द यंगेस्ट फैकल्टी ऑफ इंडिया। तो ये सारे लोग दिन रात आप लोगों के लिए भिड़े पड़े। और मार्क माई वर्ड, वेदर यू एग्री और नॉट, व्हेन यू सी आवर लेक्चर you will feel we are not just a teacher who are teaching you, you will be getting one mentor, you will be getting one guru who are going to teach you something more beyond. मतलब it's not law, when you come with me ना, it's not law, it's law and beyond। मतलब लॉ भी पढ़ोगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी पढ़ोगे जो आपको अपने रियल लाइफ में काम में आने वाली है। इसके अलावा बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं दैट वी आर गोइंग टू शेयर विथ यू, वेयर वी फील लाइक कि ये बच्चों को पता होना चाहिए। तो इट्स ऑल्सो ब्रिंगिंग द वैल्यूज। You will get a proper guru, not just a teacher. Teacher is one who come having lots of knowledge, teaching you and going there. You will get a proper guru. समझ में आ रहा है? तो with this I'll concluding this session. Make sure आप कमेंट करके जरूर बताना whether this strategy workable for you or not. और make sure मैनिफेस्ट करना आज अपने रिजल्ट को। मैनिफेस्ट कैसे करेंगे सर? मैनिफेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में लिख कर that I am going to be clear my CMA exam in December 2026। ठीक है, December 26 विल बी द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ माइन। आई एम CMA नाउ, ये लिख देना यार, और लिख देना 2027 आई एम CMA नाउ। मैनिफेस्ट करो आई एम CMA नाउ, नॉट अफर्मेशन। ये अफर्मेशन होता है कि मैं दिसंबर में क्लियर हूँ ना। आई एम CMA नाउ। इमेजिन योर सेल्फ यू आर स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ February एंड January 2027 एंड यू आर सेइंग आई एम CMA नाउ। उसको आज लिखो एंड व्हेन यू बिकम अ CMA, कम बैक टू दिस वीडियो and repost, reply to your own comment and it's happened। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, सी यू ऑल। खूब पढ़ो और अपने घर वालों को खूब, लेट्स योर पेरेंट्स फील प्राउड, खूब आगे बढ़ो।